ज्योग्राफी जीएस 1 पेपर काफी अप्लाइड टाइप का था। और जो लोग एक ट्रेडिशनल सिस्टम पे बिलीव करते हैं ना कि जियोमॉर्फोलॉजी से इतने, क्लाइमेटोलॉजी से इतने, ओशियोनोग्राफी से इतने, तो मुझे लगता है कि वो एक गलत फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं। देखिए ज्योग्राफी को हम पढ़ते इस तरीके से हैं, लेकिन यूपीएससी अब इसको इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। आइडियली मुझे लगता है यूपीएससी ने एक ब्रॉड थीम चूज की है फॉर योर 10 मार्कर क्वेश्चन। और वो एक ब्रॉड थीम पता है क्या है? दैट इज एक्चुअली द क्लाइमेट चेंज। एक ही ब्रॉड थीम है एंड दैट इज क्लाइमेट चेंज। अब आप मुझे सोच के बताओ क्लाइमेट चेंज से क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है। सर क्लाइमेट चेंज से पहला इंपैक्ट अगर मैं देखूंगा तो वाटर बॉडी गर्म होंगी और मुझे लगता है साइक्लोन्स ज्यादा आएंगे। ठीक है, ओशियंस की अगर अराउंड अगर मैं देख रहा हूं तो क्लाइमेट चेंज से मुझे लगता है कि अगर मैं लैंड पे देखूंगा तो मुझे डेजर्टिफिकेशन ज्यादा नजर आएगा। अगर इन टर्म्स ऑफ आर्कटिक रीजन के अंदर जाके देखूंगा तो ऑब्वियसली मुझे मेल्टिंग ज्यादा नजर आएगी। एंड इफ आई विल बी लुकिंग इन एंड अराउंड द हाईली पॉपुलेटेड एरिया जहां पे डेजर्ट नहीं है, तो वहां मुझे वो स्कैरसिटी नजर आएगी। आई डोंट थिंक सो इसके अलावा कोई खास मेजर इंपैक्ट हमें नजर आ रहा है। मतलब कोई मिस नहीं हुआ, मेजर इंपैक्ट यही है। और इनमें से कुछ भी मिस नहीं हुआ, चारों पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन, फुजीवारा इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। दैट इज आइडियली की मूवमेंट एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन पे कैसे इंपैक्ट पहुंचेगा, इस चीज का क्या आउटकम होंगे। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो टुंड्रा रीजन बोला इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। यू कैन सी इकोलॉजिकल प्लस इकोनॉमिक दोनों को क्लब किया गया। अगेन एक अप्लाइड टाइप ऑफ नॉलेज आपके पास चेक की जा रही है। यूपीएससी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है ना, जिसको कि सोच लेते हैं लोग कि जियोमॉर्फोलॉजी उठाएंगे उसको पढ़ लेंगे, प्लेट टेक्टोनिक को पढ़ लेंगे, फिर क्लाइमेटोलॉजी में साइक्लोन की फॉर्मेशन को पढ़ लेंगे। इट इज नॉट आस्किंग अबाउट इट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द लार्जर लेवल ऑफ थीम। उसके अंदर आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आइडियली कि आप सिविल सर्वेंट जेन्युइनली प्रॉब्लम्स को इंटररिलेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो अपने सराउंडिंग में। अब इतना ही नहीं है, आगे देखो आप, डिस्कस द रोल ऑफ एओलियन प्रोसेस। अब यहाँ पे जियोमॉर्फोलॉजी आप इसको नाम तो दे दोगे कि ये तो जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है, ये जियोमॉर्फोलॉजिकल नहीं है। अगर आप ये गलती सिर्फ यहाँ कर रहे हो कि जियोमॉर्फोलॉजी को कंप्लीटली बोल रहे हो इसको, तो ऐसा नहीं है। इसने पता क्या पूछा आपसे? आपसे एओलियन लैंडफॉर्म्स नहीं पूछे आपसे, जो कि आप जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते हो कि ठीक है डेजर्टिफिकेशन होगा, उसके साथ में विंड चलेगी, मशरूम रॉक्स बन जाएंगी, टेबल टॉप बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं पूछा है। पूछा क्या है देखो आप, एओलियन प्रोसेस के साथ में डेजर्टिफिकेशन के बारे में बात की गई है, लैंड डिग्रेडेशन के बारे में बात की गई है, इसका रोल डेजर्टिफिकेशन में क्या है एंड यू नो वेयर इट इज कनेक्टिंग। आइडियली ये जियोमॉर्फोलॉजी से कनेक्ट नहीं कर रहा, ये आइडियली कनेक्ट कर रहा है आपके एनवायरमेंट से कि डेजर्ट जिस तरीके से एक्सपेंड हो रहे हैं, जहां पे ग्रीन बेल्ट्स बनाई जा रही हैं, उस डायरेक्शन में आपको क्वेश्चन लिखना है। तो अगर आप गलती से अपनी जियोमॉर्फोलॉजी की नॉलेज को यहाँ पे बहुत ज्यादा शो करना शुरू कर दिया, तो माय फ्रेंड इट विल बैकफायर, इट विल बैकफायर, कि ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। आइडियली आपको क्वेश्चन के इंटेंशन को समझना पड़ेगा। तो मैं जो बोल रहा हूं ब्रॉडर थीम क्लाइमेट चेंज, जस्ट लुक फ्रॉम द लेंस ऑफ द क्लाइमेट चेंज, आपको इजीली पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन योर क्वेश्चन। अब यहाँ पे यूपीएससी नहीं रुका, अगले क्वेश्चन को देखो, वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, अब आप क्या देखोगे, वाटर रिसोर्सेज में एक यूपीएससी ने डायग्राम बनाते हैं सर एनसीईआरटी के अंदर कि इतने इतने वाटर रिसोर्स, सरफेस वाटर है ये हमारे पास, ग्राउंड वाटर है ये हमारे पास, इस तरीके से ह्यूमिडिटी अवेलेबल है। इट इज नॉट आस्किंग अबाउट इट। क्या पूछा है आपको? जो वाटर रिसोर्स है वो एसेट तो है, लेकिन सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी है साउथ एशिया के अंदर। आप बताओ यार, कितने सारे सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, गंगा रिवर ट्रीटी की बात करते हैं, तीस्ता रिवर ट्रीटी की बात करते हैं, तो हमारे पास सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट तो है ही। ब्रह्मपुत्र के ऊपर डैम बनाने की बात करते हैं। तो अगर आप ये डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप ये भूल जाओ कि आपके पास में क्वेश्चन के अंदर मार्क्स आने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने पता है क्या पूछा आपसे, डायरेक्टली एग्जाम्पल दो। ठीक है, आपको डायरेक्टली एग्जाम्पल्स देने हैं, उसके थ्रू एक्सप्लेन करना है आपको। और एग्जाम्पल्स मैंने आपको अभी दिए हैं, यही एग्जाम्पल हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट के तौर पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास 10 मार्कर क्वेश्चन थे। 15 मार्कर क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछे हैं। 15 मार्कर क्वेश्चन पे जब हम चलते हैं तो हमें ये नजर आते हैं फ्रॉम, या दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन के ऊपर क्या पूछा गया है? 14th क्वेश्चन पे आइडियली जो बात हुई है, दिस इज एक्चुअली जेन्युइन क्वेश्चन, जो मैं कह सकता हूं कि इट इज डायरेक्टली फ्रॉम द स्टैटिक पार्ट आपकी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, जैसे लू है, चिनूक है या फोहेन है।
इन विंड को एक दूसरे से आपने कंपेयर करना है, ठीक है। ऑल्दो हैं ये भी सारी, वार्म विंड के बारे में ज्यादातर बात हो रही है, लू के बारे में बात हो रही है, चिनूक विंड के बारे में बात हो रही है, तो आपकी वार्म विंड के बारे में आपको ये नहीं लगता कि ग्लोबल वार्मिंग के टुवर्ड्स एक बड़ा कंसर्न जो है वो हमारे इन एंड अराउंड क्लाइमेट चेंज के अराउंड या क्लाइमेटिक जो हमारे पास कॉन्फ्रेंसेज होती हैं उनमें भी देखने को मिलता है, और वही आपको पैटर्न अपने यूपीएससी के पेपर में भी देखने को मिल रहा है, चाहे आप कहीं भी लेवल पे पहुंच रहे हो। इसके आगे क्वेश्चन देखो, वहां पे क्या पूछा गया है। आगे जो क्वेश्चन है इसके अंदर टेक्नोलॉजी को इसके साथ में ब्लेंड किया गया है। हाउ टेक्नोलॉजी इज ब्लेंडेड, लेट मी शो यू। आई एम सो सॉरी। टेक्नोलॉजी को कैसे ब्लेंड किया गया है, यहां देखो क्वेश्चन। Analyze the role of satellite-based technology in achieving climate smart agriculture and food security in India. आपको ये देखना है कि कैसे सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी को हम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के अंदर यूज कर सकते हैं। मैं ये पेपर देख रहा था तो मैंने एक सोसाइटी का क्वेश्चन भी देखा था, उसके साथ में भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को मर्ज किया गया है। तो आइडियली यूपीएससी इज डूइंग कि एक जो हमारे पास डिसिप्लिन है उससे उससे दूसरे डिसिप्लिन को कनेक्ट किया जा रहा है। आप ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, जो आप कन्वेंशनल सिस्टम देखते हो ना कि ज्योग्राफी में सिर्फ सिर्फ कॉन्सेप्ट को याद कर लेंगे, अप्लाइड को नहीं करेंगे, हमें उतना माइंड नहीं लगाना है, हम उसको ऑल अराउंड नहीं सोच सकते हैं, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन अभी इजी दिख रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन ऑफ द स्टूडेंट, कि जब वो स्टूडेंट बिल्कुल फ्रेश माइंड से इस क्वेश्चन को देख रहा है और उस टाइम पे उसको ये पता है कि 10 मिनट के अंदर मैक्सिमम उसको सोचना भी है, फ्रेम करना है, पॉइंट्स लिखने हैं और वहां पे प्रेजेंट कर देना है विद डायग्राम्स, कंक्लूजन एंड द इंट्रोडक्शन। उस सिचुएशन के अंदर सोचो, अगर आपने पहले से अप्लाइड टाइप एप्लीकेशंस नहीं सीखी अपने टॉपिक्स की, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन के अंदर सीधे बात की गई है जो ग्लोबल ट्रेड है वो ग्रेजुअली अटलांटिक से लेके इंडो पैसिफिक की तरफ शिफ्ट हो रहा है। सो देयर इज अ शिफ्टिंग इन द ट्रेड, इसके बारे में बात की गई है। देन एक और क्वेश्चन आपके सामने है 17th क्वेश्चन, इसके अंदर क्या बातें हो रही है। 17th क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा गया है कि analyze the major driver of human induced land use change in India and their geographical consequences। इंडिया के अंदर ह्यूमन इंड्यूस, ठीक है, स्पेसिफिकली बात की गई है ह्यूमन इंड्यूस, मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। ह्यूमन इंड्यूस लैंड यूज चेंजेस इन इंडिया एंड देयर ज्योग्राफिकल कॉन्सिक्वेंसेस, कि हमारे पास कैसे हो रहा है। एक चीज बताता हूं मैं आपको, अगर आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो इसके दो तरीके हो सकते थे। क्या बात करते हैं आप कि हम अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ दो टाइप के स्टूडेंट कैसे हो सकते हैं। आपने ये बात कर सकते हैं अर्बनाइजेशन कर रहे हैं उसमें लैंड जा रहा है हमारा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है वहां पे लैंड जा रहा है हमारा, हम एग्रीकल्चर के अंदर यूज कर रहे हैं तो फॉरेस्ट को कट करते जा रहे हैं, तो हमारे पास लैंड जा रहा है, फिर हमारी सेटलमेंट हो रही है तो हमारा लैंड जा रहा है। आप ये पर्सपेक्टिव से बात कर सकते थे, दिस इज द वे। ठीक है, अब दूसरा बेटर तरीका क्या हो सकता है। अरे सर हम तो सोच रहे थे यही बेटर तरीका है, नहीं, बेटर तरीका ये नहीं होता। देखो यहाँ पे क्या बात की गई, एनालाइज द मेजर ड्राइवर ह्यूमन इंड्यूस्ड लैंड यूज चेंजेस इन इंडिया एंड देयर ज्योग्राफिकल कॉन्सिक्वेंसेस। यू नो व्हाट द वर्ड ज्योग्राफिकल कॉन्सिक्वेंसेस इंडिकेटिंग, पूरे इंडिया के ऊपर ज्योग्राफिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑल टुगेदर 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे सेम नहीं आ सकते। आप इस बात को समझो, अगर आप ये मेच्योरिटी रखे हुए हो कि पूरे इंडिया के ऊपर सेम ही टाइप के ज्योग्राफिकल कॉन्सिक्वेंसेस एक सिचुएशन में देखने को मिलेंगे, आप अच्छे ज्योग्राफी के स्टूडेंट नहीं हो। आपको क्या सोचना चाहिए, जो लैंड यूज पैटर्न में बता रहा था ना, आपको हर एरिया में बात करनी है। जैसे एग्रीकल्चर की जब बात करोगे तो हरियाणा और पंजाब की बातें करो, उस टाइम पे बताओ उनके वहां पे क्या हो रहा है कॉन्सिक्वेंसेस में, कि लैंड इज बिकमिंग सलाइन, इसलिए इनफर्टाइल हो रही है, बाद में इनसिक्योरिटी भी देखने को मिलेगी। दूसरा, हरियाणा इज परफॉर्मिंग वर्स्ट इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। दूसरे लेवल पे जाएंगे, अब मैं कहीं पे बात कर रहा हूं कि मैं अर्बनाइजेशन पे फोकस कर रहा हूं, ऑब्वियसली मैं किसके ऊपर बात करूंगा, महाराष्ट्र रीजन के ऊपर चला जाऊंगा जहां मैक्सिमम पॉपुलेशन अर्बन एरिया के अंदर रह रही है। आपको रीजनल पार्ट्स को यूज करना था, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद बोल दिया था इंडिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इंडिया को फ्रेगमेंट करना है। इफ यू आर नॉट पुटिंग रीजनल एग्जांपल्स इनटू इट, देन आपका क्वेश्चन अधूरा है। दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, दोनों टाइप के स्टूडेंट आके कहते हैं सर मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि उसने पहले वाले ने इस तरीके के पॉइंट लिखे जिसको लगता है मल्टी डायमेंशनल था, दूसरे ने पॉइंट्स के साथ में रीजनल एग्जांपल्स को एक्सप्लेन किया कि देखो यहाँ पे ये कॉन्सिक्वेंस हो रहे हैं, यहाँ पे ये कॉन्सिक्वेंस हो रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई दूसरे स्टूडेंट को ज्यादा मार्क्स आते हैं। इट्स द कॉम्पिटिटिव सिस्टम, इसलिए आपको अपने सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। अगर आप उसी सिस्टम से चलते रहे, भेड़ चाल में चलोगे, फिर ये यूजलेस हो जाएगा आपके लिए, उसमें आप कुछ कर नहीं पाओगे। ये तो चलो अर्बन एरिया के बारे में बात है, तो सोसाइटी का क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ। एक और क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है भाई, जिसको हम ज्योग्राफी की कैटेगरी में रखेंगे। यहाँ पे देखो इसको, हाँ क्वेश्चन क्या बातें कर रहा है। क्वेश्चन ने पूछा है आपसे, क्रिटिकली एग्जामिन द चैलेंजेस
ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन कंटेम्परेरी इंडिया। आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना चैलेंजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, पॉपुलेशन थ्योरी के बारे में पूछा गया है, क्योंकि इंडिया देखो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के स्टेजेस पे आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे पूछा गया क्रिटिकली एग्जामिन द चैलेंजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन कंटेम्परेरी इंडिया। ठीक है, कंटेम्परेरी इंडिया के अंदर क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, ये जो है मेरे पास ज्योग्राफी ऑप्शनल में हमने टेस्ट सीरीज की थी, उसमें स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के बारे में काफी, मतलब इस क्वेश्चन के अराउंड हमने बहुत सारा डिस्कशन किया था। उस क्वेश्चन में हमने बात की थी, एक्चुअल क्वेश्चन जो है इसके आंसर में था क्रिटिकली एग्जामिन के अंदर, क्योंकि मैंने पूछा था कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के अपने फोर्थ स्टेज में पहुंचने के बाद भी कंट्री डेवलपिंग नहीं रहते, मतलब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के पीक पे कंट्री पुअर रहते हैं, व्हाई, एनालाइज। चल तो ये सिचुएशन है कि आप डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इंडिया के अंदर देखोगे कंटेम्परेरी इश्यूज में, तो हम भी फोर्थ स्टेज की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं, बट वी आर स्टिल पुअर, वी आर स्टिल डेवलपिंग कंट्री। तो हमारे पास चैलेंजेस क्या है? पहला चैलेंज, हमारे पास ओवर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज होंगे, क्योंकि यंग पॉपुलेशन ज्यादा है। दूसरा, हमारे पास स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रही होगी। तीसरा, क्योंकि हमारे पास स्किल डेवलपमेंट नहीं है, तो हमारे पास पर कैपिटा इनकम जो है वो बहुत कम देखने को मिलेगी। चौथा, ये कॉन्फ्लिक्ट आप देखने को मिल रहा है ना अब रिजर्वेशन के लिए, कास्ट बेस, रिलीजन बेस, ये तब होता है रिसोर्सेज कम होते हैं और पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ जाती है, तो ऑब्वियसली पीपल विल स्टार्ट फाइटिंग विद ईच अदर। ये जो हमारे पास मूवमेंट देखने को मिल रहा है, ये मूवमेंट इसकी आउटकम देखने को मिलती है। नेक्स्ट, हमारे पास ब्रेन ड्रेन ज्यादा होगा, क्योंकि जो लोगों के पास में लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है वो बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए कहीं और जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें इन एंड राउंड देखने को मिल जाएंगी। तो ये कंडीशन हमें यहाँ पे नजर आती है। देन फर्दर मूविंग हेड, तो पता क्या होगा, जब हम फिफ्थ स्टेज में पहुंच जाएंगे तो हमें लेबर स्किल्ड इंपोर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास तो वर्किंग पॉपुलेशन नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली फिफ्थ स्टेज में एक कंट्री फेल हो जाएगी अगर वो अपनी डेवलपिंग स्टेज पे नहीं पहुंची, तो व्हेन इट इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की मैच्योर स्टेज पे है। कारण, क्योंकि लोगों के पास में वेलफेयर करने के लिए रिक्वायरमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट उनका ध्यान रखे, क्योंकि एज पॉपुलेशन बढ़ गई है। अनफॉर्चुनेटली हम डेवलप नहीं हुए, तो हमारे पास में उतनी रिसोर्सेज नहीं है कि लोगों का ध्यान रख सकें, एंड दैट्स व्हाई सफरिंग जो है ओल्ड एज की वो सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। ये कुछ सिचुएशन होती है, इस तरीके से आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना था। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है, जब आप क्रिटिकली एग्जामिन करते हो तो आप एक चीज भूल जाते हो, एंड व्हाट इज दैट, कि इससे कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी होते हैं। पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है? कि हम वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है, जो मैच्योर फेज पे पहुंच चुकी है, अभी हम अगर लेट हैं तो वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट होती है। हमारे पास फॉरेक्स जो है ज्यादा होता है। जिन स्टूडेंट ने इसको ये देखा, 15 मार्कर क्वेश्चन है और उन्होंने क्रिटिकली में दोनों टाइप के पॉइंट लिखे, उनको मार्क्स ज्यादा मिल रहे हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट ने ये देखा कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से वो सिचुएशन जो है वो तो गड़बड़ा जाती है। ये सब चीजें टेस्ट सीरीज के अंदर डिस्कस करने की होती हैं। दैट्स व्हाई फॉर 2027 यू आर प्रिपेयरिंग, तो इट इज नेसेसरी फॉर यू कि आप बड़े अच्छे ढंग से प्रिपेयर करो। यूपीएससी वो कन्वेंशनल एग्जाम नहीं रह गया है कि गूगल मारो, टॉपिक आया, आपने लिख दिया और बात खत्म। नहीं, दिस इज नॉट इनफ एट ऑल। ओके, और जो लोग अभी एग्जाम दे के आए हैं, चिल मारो, खुल के एग्जाम की अपनी तैयारी करो, बढ़िया से एग्जाम दे के आओ, एंड देन नेक्स्ट वीकेंड आपके ऑप्शनल के पेपर जो हैं उनको भी बड़े अच्छे से दो, रेस्ट ऑफ द पेपर बढ़िया देके यू विल रॉक। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट विशेस। टेक केयर, बट ज्योग्राफी इज नो मोर जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट, इट इज अप्लाइड टाइप। अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करो। अगर ज्योग्राफी उसी कन्वेंशनल वे से पढ़ रहे हो तो आप खतरे की निशानी के ऊपर बैठे हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस।